Okay, so welcome to the class. This is lecture number 3. तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. बेसिकली लेक्चर 1 जो है वो हमारा गांधीयन पॉलिटिकल थॉट का था. ठीक है, हम भारतीय विचारक को देख रहे हैं. तो इसमें जो हमने पहले गांधी को देखा था, उसके बाद जो हमारा लेक्चर 2 है वो जो है हमने B.R. अम्बेडकर को देखा था. ठीक है, आज जो है लेक्चर 3 है, तो हम इसमें जो है सावरकर को देखेंगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली अगर हम सावरकर की बात करें, ठीक है, तो इनका जो है जन्म 28 मई 1883 को हुआ है. तो ये जो है चित्पावन एक ब्राह्मण के जो है आप कह सकते हैं कि सब कास्ट या सब सेक्शंस हैं उसमें आते हैं. तो अगर जो पेशवास थे, ठीक है, पेशवा के बारे में आपने सुना होगा. मराठा अंपायर में पेशवा जो है एज अ मंत्री जो थे वो काम करते थे. बाद में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे. तो कहीं ना कहीं पेशवा भी चित्पावन ब्राह्मण्स में आते थे और ये सावरकर भी जो है वो भी चित्पावन ब्राह्मण्स ही थे. ठीक है, तो बागौर एक गांव है कहाँ पे, नासिक के पास, महाराष्ट्र में. वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ है. अब बहुत ही जब छोटी उम्र में थे तभी जो है इनकी माता जी राधाबाई सावरकर, इनकी डेथ हो जाती है. तो इनके जो फादर हैं दामोदर सावरकर, ये जो है इन्होंने ही जो जब छोटे थे सावरकर जी, तो उनका जो है लालन पालन सारा काम जो है उनको इन्होंने, इनके पिताजी ने ही किया है. ठीक है, तो अब देखेंगे कि बेसिकली क्या हुआ है कि इनके पिताजी जो है ना वो एक रिलीजियस पर्सन थे. ठीक है, काफ़ी रिलीजियस थे. नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद इत्यादि में काफ़ी जो उनका भरोसा था. और तिलक के फॉलोअर थे. ठीक, तिलक को बहुत मानते थे. तो देखा जाए तो इनके पिताजी दामोदर सावरकर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सावरकर के अंदर नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस को क्या किया, इनकलकेट किया. मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना थी ना, जो राष्ट्रीयता की भावना थी, ठीक है, जो देश प्रेम की भावना थी, और साथ ही साथ जो उनके अंदर जो एक आप कह सकते हैं कि कवि, ठीक है, लिखते भी थे बहुत अच्छा. उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं. तो ये चीज़ें जो है ना ये इनकलकेट किया था इनके पिताश्री ने. ठीक है, तो दामोदर सावरकर जो थे बेसिकली इन्होंने आप कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट टीचर. ठीक है, वो एक पहले शिक्षक के रूप में थे जिन्होंने जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इन चीज़ों का जो है ज्ञान दिया. अब जो है जब वो छोटे थे तो वो जो है रामायण की कहानियाँ, महाभारत की कहानी, और शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, शिवाजी आपको पता है मराठा सरदार थे. ठीक है, मराठा जो है मराठा एम्पायर की जो आप कह सकते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर. तो और हमने कहा कि कहीं न कहीं पेशवास से जो है वो भी चित्पावन ब्राह्मण्स में थे. तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आएँगी धीरे-धीरे कि ये जो है कहीं न कहीं बचपन से ही इनको इनकलकेट की गई थी ये चीज़ें. ठीक है, राष्ट्रवाद की चीज़ें, ठीक है, देश प्रेम. तो इसलिए जो है आप देखेंगे, ठीक है, अब इससे पहले हमने बी आर अम्बेडकर को जब देख रहे थे तो हमने देखा कि उनको जो है बचपन से ही कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिला. तो क्या है जब वो बड़े होते हैं तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जब आप एक यंग एज में होते हैं तो आपको किन चीज़ों के साथ जो है आप उठते बैठते हैं, आपके आसपास किस तरह की चीज़ें हैं, आपकी मनोदशा, मनोस्थिति कुछ समय के बाद बिल्कुल वैसी ही हो जाती है. तो वहाँ पर क्या था, बी आर अम्बेडकर को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था. तो वो जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होते हैं कि उनको समझ में आता है ये चीज़ें कि बचपन से ही वो ये चीज़ें झेल रहे थे. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको देखिए रामायण महाभारत का मतलब वीर रस, ठीक है, वीर कथा, वीर की कथाएं इनको सुनाई गई. तो ये क्या है कि इनके अंदर भी वीर रस जो है वो उत्पन्न होता है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि बचपन से ही ये जब एक टीन एज में जाते हैं तो कैसे मित्र मेला जो है एक संगठन, क्रांतिकारियों का एक संगठन होता है, उसका निर्माण करेंगे. ठीक है, तो इस तरह जो है बचपन जो है इनका ये वीर रस में गुजरा है. तो लेकिन बहुत जल्दी क्या होता है कि प्लेग की वजह से इनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है. तो इनके बड़े भाई होते हैं, तीन तीन भाई और एक बहन थे ये. ठीक है, तो गणेश सावरकर जो इनके बड़े भाई रहते हैं वो जो है फिर इनको इनका लालन पालन करते हैं, मतलब एज अ ब्रदर जो भी कह सकते हैं आप, इनका देख रेख करते हैं. ठीक है, तो ये इनका जो है बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था बचपन का. अब जो है बेसिकली हम देखेंगे सावरकर को कि क्या इनकी जो है एक लाइफ जो है कैसे रही है, क्या क्या रही है, वो चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हमने क्या किया इसको बेहतर से समझने के लिए कि कैसे इनको हम बेहतर समझेंगे, हमने इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया है. ठीक है, तो पहला फेज़ जो होगा वो 1910
आप कह सकते हैं 1910 तक का फेज़ है, ठीक है, बचपन से लेकर 1910 तक का हमने चाइल्डहुड का इनका देख लिया। तो अब इसमें किन क्या चीज़ें देखेंगे हम, इनमें देखेंगे इनका जो है यूथ वाला, ठीक है, एक जो युवा टाइम है वो कैसा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 1905-6 का जो है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो उसका वो सेशन चल रहा था, उसमें हमने जो है आपने देखा कि हमने क्या स्वदेशी था, ठीक है, और कई चीज़ें थी जो उस समय हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। वो लोग हम हाँ, वो हम चीज़ें जो है स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस करेंगे आगे। पर आपको यहाँ पर एक फेयर बिट ऑफ आइडिया होना चाहिए कि इनके लाइफ के फेज़ को हम इस तरीके 3 तरीके से जो है हमने इनको जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ इनका यूथ एंड एजुकेशन वाला हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फेज़ जो है वो इम्प्रिजनमेंट का फेज़ है, ठीक है। इनको जेल टर्म मिला था, क्यों मिला था वो भी हम देखेंगे। तो वो भी देखेंगे, काफ़ी लंबा सा एक पीरियड है, ठीक है, 1910 से 1936 का, ठीक है। ये जो है इम्प्रिजनमेंट का है, अंडमान में ये समय बिताते हैं, काला पानी की सज़ा मिलती है इनको, आपने नाम सुना होगा ये अंडमान सेलुलर जेल, ठीक है। और उसके बाद जो है इनका लास्ट फेज़ है एज एन आइडियोलॉग ऑफ हिंदुत्व, ठीक है। तो कैसे जो है फिर ये एक जो आप देखेंगे कि अपने अंत के समय में जो ये लास्ट का इनका जो 30 साल का पीरियड है करीब, ये जो है कैसे हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रणेता, ठीक है, ये वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय सबसे ऊपर थे, जिन्होंने हिंदू हित की बात की, हिंदू राष्ट्र की बात की, ठीक है। तो वो जो है लास्ट इनका एक फेज़ है हिंदुत्व का, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंपल टर्म में इनकी फेज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि देयर इज़ अ ट्रांजिशन, ठीक है। सावरकर पहले एक रिवॉल्यूशनरी के तरीके से थे, ठीक है, एक क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है, इसको हम क्रांतिकारी भी बोलते हैं, ठीक है। क्रांतिकारी की तरीके से काम कर रहे थे। बाद में जो है कि जब इनको जेल टर्म हो जाती है तो यहाँ से जो है इनके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है, एक ट्रांजिशन का फेज होता है। एक तो इम्प्रिजनमेंट के समय इनको काफ़ी चीज़ें जो है फील होती है, एहसास होती है, खासकर हिंदुत्व को लेके, ठीक है, हिंदुत्व को लेके और हिंदुज़्म वगैरह को लेके। यहाँ से फिर क्या है, ये आइडियोलॉग ऑफ हिंदुत्व हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका जो है एक फेज़ चला है। तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा ये जो है आप कह सकते हैं कि नॉर्मल थे इन द सेंस कि रिवॉल्यूशनरी थे, आज़ादी की बात करते थे। बाद में जो है इनका बड़ा रेडिकल अप्रोच हुआ है, ठीक है। वो हम लोग स्लाइड में जब वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनके इन फेजेस के, तो हमको जो है ये चीज़ें और डिटेल में समझ आएंगी। फर्स्ट फेज जो है वहाँ पे हमने कहा कि मराठी न्यूज़पेपर में और जर्नल्स वगैरह में पोएम लिखते थे, प्ले वगैरह पब्लिश करवाते थे, क्योंकि हमने कहा कि इनको जो बचपन से इन चीज़ों को लेके इनकलकेट किया गया था, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मित्र मेला, ठीक है। मित्र मेला को जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब बेसिकली क्या था, ये एक युवाओं का एक संगठन था जो कि क्या है, क्रांतिकारी विचारधारा और जो है उसकी भावनाओं को जागृत करता था, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि जो आज़ादी का वो होड़ चल रहा था ना उस समय, जो हम लोग आज़ादी की फाइट में थे, तो सब अपनी तरफ से योगदान देना चाहते थे। तो जो भी जिस भी विचारधारा के व्यक्ति थे, जो भी जिस विचारधारा में भरोसा रखते थे, उन्होंने अपने एंड से जो है अपना जो है उसमें देने की कोशिश की है। तो अब जो है रिवॉल्यूशनरी डिस्कोर्स के अलावा ये जो है गणपति और शिवाजी फेस्टिवल वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। अब 1901 में इनको जो है फर्गूसन कॉलेज पुणे में है, वहाँ पर इनको क्या किया गया था, इनरोल किया गया था। और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करने के लिए यहाँ पर फर्गूसन कॉलेज के जो है फाउंडर जो है वो तिलक साहब थे, ठीक है, ठीक है। और आप देखेंगे कि तिलक जो है, तिलक का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सावरकर के ऊपर आप देखेंगे कि सपोर्ट रहा है काफ़ी इनको, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे ये चीज़ें। तो अच्छा, एक्चुअली जो फर्गूसन कॉलेज वगैरह ये सब था ना, फाउंडर तिलक जी थे और बाकी लोग थे। इन लोगों ने क्या किया था बेसिकली, हमने कहा कि एक मैटर था ओरिएंटलिस्ट वर्सेस इंग्लिशिस्ट। तो जब हम लोग ये चीज़ें चल रही थी ना, ठीक है, जब वो समय चल रहा था, जब बंगाल विभाजन के विरोध में हम लोग जो है चीज़ें वहाँ पर कर रहे थे, ठीक है, बायकॉट मूवमेंट और स्वदेशी वगैरह चल रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने कॉलेजेस वगैरह इस्टेब्लिश करना शुरू किए, हम भारतीयों ने अपने यहाँ के लोगों के लिए, ताकि जो है हम उनको प्रॉपर शिक्षा दे सकें, उनको नॉलेज और ज्ञान दे सकें, ठीक है। तो सावरकर को जो है इसीलिए जो है वहाँ पर इनरोल किया गया है, वहाँ पर, ठीक है, पढ़ने जाते हैं। अच्छा, कॉलेज के दिनों में क्या है, ठीक है, एक नाम आता है मैजिनी, ठीक है, गुसेप मैजिनी, ठीक है। मेजिनी जो है बेसिकली क्या है, ये एक इटालियन
इटालियन रिवॉल्यूशनरी हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी हैं। बहुत बड़ा इनका योगदान है इटली के यूनिफिकेशन में, ठीक है, इटलीज यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा योगदान रहा था इनका। काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रभावित रहे हैं जब ये कॉलेज में थे, अपने यंग एज में थे। तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा ये प्रभावित थे कि इन्होंने मेजिनी चरिता लिखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेजिनी चरिता ये जो है इन्होंने लिखा है, वो मतलब इनके काम को जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और साथ ही साथ फिर क्या है, अभिनव भारत का जो है वो गठन होता है, तो ये जो है इनके मेंबर के रूप में काम करना शुरू करते हैं। अब 1905 में हमने कहा कि स्वदेशी और बैकवर्ड का मूवमेंट चल रहा था, तो तिलक साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है ब्रिटिश कॉलेज, ब्रिटिश कपड़े, अगर ये सब चीज़ों का क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस कॉलेज में इन्होंने जो है एक लीड किया एक टीम को, जिन्होंने कपड़े वगैरह बर्न किए थे, ठीक है, फर्गूसन कॉलेज की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉलेज जो है इनके ऊपर एक्शन लेता है, ठीक है, पर एक्शन लेता है और रेस्टिकेट वगैरह का कुछ सीन आता है, लेकिन चूंकि क्या है, फाउंडर वहाँ पर खुद तिलक साहब हैं, और उन्होंने जो है उनका जो हमने कहा कि काफ़ी ज़्यादा जो है सावरकर के ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव रहता है, तो वो फिर एज अ फाउंडर आप देखेंगे कि वो फिर सीन में आते हैं, और वो जो है उनको वहाँ पर जो है माफ़ी दे दी जाती है, उनको बचा लेते हैं, और साथ ही साथ उनको ये भी बोलते हैं कि आप जो है सावरकर को कि लॉ का स्टडी करने आप जाइए लंदन, हम आपका फेलोशिप का प्रबंध करवाते हैं, ठीक है। तो उनको स्कॉलरशिप लग जाती है और 1906 में वो जो है सावरकर चले जाते हैं इंग्लैंड, ठीक है। वहाँ ग्रेज इन जो है बेसिकली ये आप देखेंगे तो ये जो है ना एक बैरिस्टर्स की प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक इंस्टीट्यूट जैसा था, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जाते थे सब लोग और प्रैक्टिस करते थे, तो बड़ा प्रेस्टिजियस था, ठीक है। और जो है इनको एकोमोडेशन कहाँ मिला था, इंडियन हाउस, ठीक है। ये लंदन में एक जगह थी जहाँ पर जितने भी मैक्सिमम भारतीय जाते थे तो ये यहीं पर रहते थे, तो यहाँ पर पहले वो जाके रहना शुरू करते हैं, और बाद में जो इसी हाउस को इन्होंने क्या है सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन बना दिया था, सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज बना दिया था, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, भारत क्या था, गुलाम था, और भारत गुलाम है, और आप लंदन में बैठे हैं, वहाँ पर सारे जो हैं यंग माइंड्स वहाँ पर हैं, आप कह सकते हैं जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो वहाँ पर थे, तो ऑब्वियसली वो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि इंडियन हाउस में जब ये रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जो है कैसे जो है एक नेता के रूप में उभरते हैं, ठीक है। फ्री इंडिया सोसाइटी का जो है वहाँ पर गठन करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सीक्रेटली एक बुक लिखते हैं 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1907 में लिखते हैं, बाद में जो 1909 में जाके ये पब्लिश होता है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि आप देखेंगे कि सावरकर उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे कि करीब 50 साल यहाँ पर हो रहा है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, लेकिन अंग्रेज जो है कभी इसको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना ही नहीं। ये इसको विद्रोह बोलते थे, 1857 का विद्रोह बोलते थे, ठीक है, विद्रोह। लेकिन सावरकर साहब कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो है ना विद्रोह नहीं था, ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। क्यों? क्योंकि ये लड़ा गया था रिलीजियस लाइन पे, ठीक है, क्योंकि हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा था। हमने इससे पहले भी बात की थी, कई सारी चीज़ें थी जो कि इस वॉर को क्या किया है, फ्यूल किया है, तो ये इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं, ठीक है। ये विद्रोह नहीं मानते हैं, तो अंग्रेज इसको विद्रोह का टैग देख के जो है इसको हटा देते हैं कि भाई ये एक सिंपल सा विद्रोह था जिसका कि हमने दमन कर दिया था। पर सावरकर कहते हैं विद्रोह नहीं था, ये फर्स्ट वॉर ऑफ था, वॉर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जहाँ पर हम एकजुट होकर हमने जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर हमने लड़ाई की थी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कई चीज़ें जो है यहाँ पर सीन में आती है, जिसमें से एक बहुत ही प्रमुख था, ठीक है। ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको चूँकि हम इनका लाइफ स्पैन देख रहे हैं तो हम बस एक आइडिया ले रहे हैं कि क्या क्या चल रहा था, ठीक है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस होता है, ठीक है, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। और वहीं पर जो है कुछ और भी केसेस क्लब हो जाते हैं, इनके ऊपर ट्रायल चलता है। बेसिकली होता क्या है कि सावरकर ने आज तक कोई मतलब गन फायर नहीं किया था खुद, ठीक है। ऐसा कोई कहीं पर भी कहीं मेंशन नहीं है कि सावरकर ने एक बार भी कहीं गोली चलाई हो, पर ऐसा माना जाता है कि सावरकर वॉज द इंटेलेक्चुअल ब्रेन, ठीक है, बिहाइंड अभिनव भारत एंड दोज ऑल सेडिशन एक्टिविटीज़,
ठीक है, और इनके जो फुट सोल्जर्स हुआ करते थे जो कि इनके कहने पर ये चीज़ें करते थे, ठीक है। तो एक्चुअली कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, दिस इज़ ऑल रिटन जो है, कहीं कहीं कुछ इनके अगेंस्ट, कभी इनके साथ कई बातें निकल के आती हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ फेयर बिट ऑफ आइडिया। तो एमटी जैक्सन की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है अनंतराव कान्हरे के द्वारा, ठीक है, वो एक है। उसके बाद वहीं पर इंग्लैंड में ही मदन लाल धिंगरा जो है वो जो है वहाँ भी गोली चलाते हैं, ठीक है, करजन वाइली के ऊपर, ठीक है, वो उनको भी मार दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे घटनाएं थी जिनके पीछे माना जाता है कि ब्रेन जो है वो सावरकर का था, ठीक है। तो अब चूंकि हमने कहा कि इन्होंने कभी खुद गोली फायर नहीं की थी, तो अंग्रेज़ों के लिए इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। ही मे भी हो सकता है कि वो एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन रहे हो इन चीज़ों के पीछे, ठीक है, जो आप कहेंगे कि कोई बुद्धिजीवी है जो कि लोगों को ये चीज़ें बता रहा है, समझा रहा है, और इन चीज़ों को करने के लिए वो मतलब क्या बोलते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो सावरकर हो सकते थे। लेकिन चूंकि हमने कहा कि इन्होंने खुद कभी फायर नहीं किया था, तो इसलिए इनके ऊपर केस बनाना बहुत बहुत मुश्किल हो गया था। ऑल्दो इनके भाइयों के ऊपर, और जो है गणेश सावरकर थे या फिर इनके छोटे भाई जो थे उनके ऊपर भी काफ़ी सारे चार्जेस ऑलरेडी चल रहे थे। तो इस तरीके से क्या होता है, आप देखेंगे कि इनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और जो है इनको भेज दिया जाता है अंडमान की जेल। यहाँ पर भी एक सीन होता है, ठीक है। वहाँ पर जब मर्सिलीज एक जगह है फ्रांस में, जब इनको इंग्लैंड से लाया जा रहा था, इंग्लैंड ले जाया जा रहा था, तो ये फ्रांस के इस जगह पे क्या करते हैं, ये शिप से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शिप से एक्चुअली भाग जाते हैं, जो पानी निकलने का रास्ता होता है वहाँ से कोई रास्ता ढूंढ के ये जो है वहाँ से भाग जाते हैं। पर इनको जो है डॉक पे दोबारा पकड़ लिया जाता है, तो वहाँ से पानी में कूद जाते हैं और तैरते तैरते किनारे तक आ जाते हैं, लेकिन डॉक पे जो वहाँ पकड़ लिया जाता है। तो वहाँ पर चूंकि पकड़े तो जाते हैं, पर ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है कि चूंकि वो एज अ प्रिजनर इंग्लैंड के उसमें थे, वहाँ पर उनको ले जाना था, वहाँ से एक्चुअली इंग्लैंड से उनको लाया जा रहा था इंडिया। लेकिन फ्रांस में जब पकड़े जाते हैं तो फिर क्या होता है कि भाई फ्रांस की सरजमीन पे इनको पकड़ा गया, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है। लेकिन ऑब्वियसली फ्रांस इंग्लैंड ये सब सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो भाई साहब वहाँ भी जो है ऑब्वियस ही बात है, इनको इंग्लैंड के पक्ष में जो है वो चला जाता है। तो लेकिन चूंकि क्या था कि हेडलाइन एक बन जाती है, ठीक है, तो एक हीरोइक एक्टिविटी, हीरोइक एक्ट के थ्रू आप देखेंगे कि वहाँ भी सावरकर जो है एक नाकाम कोशिश करते हैं बचने की, ठीक है। तो सेल्युलर जेल जो है उनको वहाँ भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर देखेंगे इनका जो है सेकंड फेज जो है 1910 से 1936 का वो शुरू हो जाता है, ठीक है। देखेंगे कि हमने 1910 में देखा कि इनको जो है अरेस्ट किया गया, कई सारे चार्जेस थे, ठीक है, क्लब करके इनको जो है इनके ऊपर केस चलता है, और इन लिटिगेशंस करीब 1 साल तक लिटिगेशन चलता है। उसके बाद जो 1911 में जो है इसको सज़ा हो जाती है 50 साल की, ठीक है। 25 ईयर्स ईच ऐसा होता है, 2 केसेस होते हैं, नासिक कॉन्स्पिरेसी और नासिक मर्डर केस का, 25 साल करके इनको मिलता है वहाँ पर। अब जो है आप देखेंगे 1911 से 1924 तक जो है ना, ये बिल्कुल बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक बुरे, बहुत ही अमानवीय स्तर की जो है घटना में वहाँ पर वो जेल में रहते हैं। और आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर आप काला पानी की सज़ा की बात करेंगे ना, ये वन ऑफ द वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट पनिशमेंट जो है वो दिया जाता था, ठीक है। अब जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाते थे, जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, तो ये जो है सीवियर पनिशमेंट था। क्योंकि काला पानी की सज़ा माना जाता था कि वहाँ, अब वर्ड से आप समझ रहे होंगे, वहाँ पीने के पानी जो है वो तक शुद्ध नहीं था, ठीक है, समंदर का खारा पानी पीना पड़ता था। सिचुएशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उससे भी ज़्यादा ख़राब थी उस जेल की, सेलुलर जेल थे उसकी कंडीशन। वॉशरूम प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर था नहीं मतलब था ही नहीं, ठीक है। जो कंपार्टमेंट में वॉशरूम होता है वो नहीं था, टाइम फिक्स होता था, वहाँ जाना पड़ता था, और जो है इनको वहाँ पर कोल्हू के बैल की तरह जो है वहाँ पर काम करना पड़ता था। मतलब ऐसे एक वो सिस्टम होता था, इस कंधे पे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, पुरानी मूवीज़ में कंधे पे रख के वो तेल वगैरह निकालने का काम होता था, तो इनसे कराया जाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैनुअल लेबर कराया जाता था, प्रॉपर खाना नहीं मिलता था। मतलब आप
बद से बदतर स्थिति में कह सकते हैं। काफ़ी सारे जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, बहुत ऐसे लोग थे, कई ऐसे नाम थे जिनको कि काला पानी की सज़ा मिली थी और उन्होंने यहाँ पर सुइसाइड कर लिया था। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति इतनी ख़राब रही होगी यहाँ पर, और ये सब देख के सावरकर अंदर से बहुत ज़्यादा डरे और सहमे रहते थे। ठीक है, तो काला पानी की जो है सज़ा आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं कितनी बुरी स्थिति रही होगी। और वहाँ पर जो है इन्होंने 11 से 24 तक जो है वहाँ पर अपना समय बिताया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, ये एक बड़ा आज भी डिबेटेबल मुद्दा हो जाता है कि हमने अभी तक सावरकर को देखा कि वो अंग्रेजों से फाइट कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये जो है मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। वो मेंशन करते हैं प्रोडिगल सन। ठीक है, प्रोडिगल सन। ठीक है, प्रोडिगल सन का मतलब होता है पश्चाताप करने वाला। ठीक है, तो ये जो है वर्ड यूज़ करते हैं मर्सी पिटीशन में, और ब्रिटिशर से कहते हैं कि उनको जो है क्षमा याचना दे दिया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह की चीज़ें आ जाती है। कई लोग जो है जो अगेंस्ट है वो ये कहते हैं कि भाई सावरकर इतने बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है, हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ही वॉज इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल ब्रेन ओवर सो मेनी केसेस। ठीक है, तो भाई इन्होंने मर्सी पिटीशन क्यों फाइल किया? ठीक है, वो एक जो है आप कह सकते हैं कि एक सवालिया निशान आता है। वहीं पर जो इनके पक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि स्थिति इतनी बुरी थी वहाँ पे कि वहाँ पे रहना मतलब आप समझिए कि आप तिल तिल के आपको मरने जैसा है वहाँ पर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मर्सी पिटीशन फाइल करके सावरकर बाहर आना चाहते थे, और फिर बाहर आके वो चीज़ों को और बेहतर करना चाहते थे। मतलब चाहे वो आप हिंदू समाज की बात करें, हिंदू राष्ट्रहितों की बात करें, तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की कि शायद हो सकता है कि उनको मर्सी मिल जाए और उनको जो है बाहर, या फिर कम से कम उनको अंडमान से, अंडमान क्योंकि एक आइलैंड है तो बाहर ही है बिल्कुल, वहाँ से कम जो है उनको भारत में, भारत के जेलों में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है मर्सी पिटीशन का जो है वो नाम आता है। तो वो एक डिबेटेबल मुद्दा है, पर आपको जो है बेसिक ये समझ में आना चाहिए कि वो मर्सी पिटीशन था। ठीक है, वहाँ पर कई चीज़ें थी जो वहाँ पर इन्होंने बोली थी। ठीक है, कि भाई मर्सी वगैरह के लिए इन्होंने पिटीशन डाला था। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। अच्छा, साथ में एक चीज़ और है, जेल टर्म जो था ना, ये जो है कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा था इनके अंदर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा ट्रांसफॉर्मेशन था, इन्होंने वहाँ पर देखा कि कई सारी सिस्टम्स जो है ना, से पहली चीज़ थी वहाँ पे देखा इन्होंने कि जो यंग हिंदू कैदी थे उनको जो है कन्वर्ट किया जा रहा था। ठीक है, उनको तंबाकू, स्वीट्स और कम लेबर एट्सेट्रा, तो मतलब छोटे छोटे काम करा के, ये सब करा के उनको जो कन्वर्ट कर दिया जाता था, ये बोल के कि हम आपको जो है अपने, मतलब आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है जहाँ पर बड़े लंबे समय के लिए कैदी रहते हैं ना कहीं उनका एक वर्चस्व बन जाता है। फिर जो नए लोग आते हैं उनको ये ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अपने ग्रुप में ले आते हैं। तो ये चीज़ें जब सावरकर ने देखा तो उन्होंने देखा कि ये जो है बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, जो यंग हिंदू वो कैदी थे उनको जो है कन्वर्ट कर दिया जा रहा था, मुस्लिम्स वगैरह जो थे वहाँ पे ऑलरेडी उनको कर रहे थे। तो बाद में जब सावरकर भी काफ़ी वहाँ पे समय बिताते हैं तो बाद में ये क्या करते हैं, रिकन्वर्जन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, संस्कृत के श्लोक के साथ, ठीक है, फूल मालाओं के साथ, ये उनको दोबारा जो है बुलाते थे और कहते थे कि हम जो है आपका रिकन्वर्सन करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है कहीं कहीं किस किस किताब में मेंशन है, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये मटेरियल सिग्नू वगैरह से लिया गया है, तो वहाँ पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली मेंशन नहीं है। पर कुछ ऐसे एपिसोड्स थे जहाँ से अंडमान के जेल में इनके अंदर जो है आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, फ्रॉम एक क्रांतिकारी से आप इनको जो है क्या बनते देखेंगे, ठीक है, हिंदू विचारक बनते देखेंगे, हिंदुत्व के विचारक विचारक के रूप में आप इसको उभरते देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है उसके बाद क्या होता है, 1924 में 6 जनवरी 1924 को इनको जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। रिलीज़ मतलब इन द सेंस इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रत्नागिरी में। ठीक है, तो अब इनको ये था कि भाई तो रत्नागिरी इनको छोड़ना नहीं है, और दूसरा किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी में, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी में इनको भाग नहीं लेना है। तो 14 साल जो है, 14 साल ये जो है कहाँ पर
इन्होंने बिताया है अंडमान में। उसके बाद इनको रत्नागिरी भेज दिया जाता है। अब यहीं पर जो है वो क्या लिखते हैं, इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, ठीक है, इनका एक बहुत ही मेजर वर्क माना जाता है 1923 में, ये यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, अब देखेंगे कि जो ये पीरियड जो वो रत्नागिरी में इस्टेब्लिश कर रहे थे ना, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक अचीवमेंट था, इन द सेंस कि हमने कहा कि काफ़ी मर्सी पिटीशन वगैरह इन्होंने लगाया, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था। फिर जो है इनको जब अंडमान से यहाँ पर लाया गया, तो यहाँ पर जो है अब इन्होंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि इनके अंदर जो है क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई थी कुछ चीज़ों को लेके, और इन्होंने उस समय का समाज देखा। ठीक है, तो अगर आप एक ब्रॉडर स्तर पे देखेंगे तो एक तो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी जो इस समय जो है फाइट कर रही थी फ्रीडम मूवमेंट के लिए। दूसरी मुस्लिम लीग जैसी संस्था थी जो कि मुस्लिम हितों की बात कर रही थी। और अगर आप ये कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये तो ओवरऑल इंडिया के लिए फाइट कर रहे थे ना, तो इसमें जो है आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट स्पेशली फॉर हिंदू और मुस्लिम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सावरकर को ये फील होता है कि भाई सबके लिए तो सब लड़ रहे हैं, हमारा हिंदू जो है उसके लिए कौन फाइट कर रहा है। ठीक है, नो वन इज फाइटिंग एंड टॉकिंग अबाउट दिस हिंदुत्व और जो हमारा हिंदू समाज है, हिंदू हित है। ठीक है, तो ये जो है इनको कहीं ना कहीं एक लगता है कि जो एक आवाज़ जो है इनके लिए भी उठना चाहिए। ठीक है, और इसको हम काफ़ी डिटेल में इनकी जो हम हिंदुत्व की थ्योरी को देखेंगे तो उसमें देखेंगे, पर अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि ऐसे विचारक हैं, पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इन चीज़ों पर जो है खुल की बहस की, खुल के इन्होंने बातें की। ठीक है, ये साथ ही साथ यहाँ पर कहते हैं कि हिंदुत्व हिंदू हिंदू के अंदर जो हिंदू समाज है हमारा, उसमें कास्ट जो है वो रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो आप जाति प्रथा देख रहे हैं, सेग्रीगेशन देख रहे हैं, छुआछूत देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है, इनको जो है ख़त्म करना है। इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हिंदू समाज हमारा क्या हुआ है, बटा हुआ है कई सारे। ठीक है, आप देखेंगे तो हमने इसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, कई सारे कास्ट हैं, सब अपने अपने जो है तरीके से वो रहे। तो ये कहते थे कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, जब हमारा हिंदू जो है एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, टुगेदर होंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि ये जो भेदभाव है, सेग्रीगेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इनको जो है हटाना है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, शुद्धिकरण का भी जो है, जिसको हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, वो भी एक अप्रोच दिया। शुद्धिकरण का मतलब था कि वैसे हिंदू जो कि कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, किसी दूसरे धर्म में, नॉन हिंदू, क्रिश्चियन वगैरह, कोई किसी भी दूसरे धर्म में, हम उसको जो है दोबारा से हिंदू स्ट्रीम में, ठीक है, हिंदू समाज में उनको दोबारा से लाएंगे। तो रिकन्वर्जन आप कह सकते हैं या शुद्धिकरण कह सकते हैं। ठीक है, शुद्धिकरण के लिए भी इन्होंने अपील किया। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सावरकर एज अ लीडर ऑफ द हिंदू इंटरेस्ट, ठीक है, हमने कहा कि वो जो है सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर के आते हैं जो कि हिंदू हितों की बात करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर क्या किया, 1924 में रत्नागिरी हिंदू सभा की जो है वो भी गठन किया। ठीक है, अब इन सब विचारों को लेके वो क्या है, गांधी बाबा से भी मिलते हैं। ठीक है, कि भाई हम हिंदू हितों को कैसी रक्षा करेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इनकी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस या गांधी जी किन्हीं से नहीं ज़्यादा बनी है। ठीक है, क्योंकि ये हिंदू महासभा लेके अलग हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो तो ऑल इंडिया लेवल पे जो है चीज़ें देख रही थी, बातें कर रही थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ में आ रहे थे। वहीं पर मुस्लिम लीग जो है वो इस्लामिक हितों की बात करती थी, मुस्लिम हितों की। और ये जो है जिसके कि प्रेसिडेंट रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदू महासभा, सावरकर जी। सावरकर क्या है, ये बात करते हैं हिंदू इंटरेस्ट की। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से जो है एक जो है आप जो आप आज जो भी राइट विंग आइडियोलॉजी देख रहे हैं, जिसमें कि आप इवन आरएसएस को भी देख रहे होंगे, ठीक है, और भी दूसरी जो राइट विंग आइडियोलॉजी भारत में आज चल रही है, कहीं ना कहीं इनके फाउंडर जो है वो सावरकर साहब हैं। ठीक है, इस चेतना को जन्म और इस हिंदू नेशनलिज्म का जो है ना जनक जो है वो सावरकर को माना जाता है। इवन 1925 में वो हेडगेवर से भी मिलते हैं। और हेडगेवर कौन थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक कहा जाता है कि हेडगेवर को जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था, और हेडगेवर से काफ़ी इनकी डिस्कशन हुई थी इन चीज़ों को लेके, तभी जो है बाद में यहाँ पर इन्होंने आरएसएस का गठन किया था। तो आप ये भी कह सकते हैं, हमने पहले ही कहा कि सावरकर क्या थे, इंटेलेक्चुअल ब्रेन थे, काफ़ी चीज़ों के पीछे ही वॉज द इंटेलेक्चुअल ब्रेन।
तो आरएसएस के भी आप कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन के रूप में जो है वो हेडगेवर से इनकी बातचीत होती है, एक मीटिंग्स होती हैं और फिर जो आरएसएस का गठन होता है। लास्ट फेज देखते हैं हम इनका 1936 से 1966 का। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो है ये आइडियोलॉग ऑफ हिंदुत्व के रूप में उभरते हैं। ठीक है, हिंदुत्व के प्रणेता, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे विचारक जो हिंदुत्व की बात कर रहा है। ठीक है, and witness over the years will become the foundational basis of a right wing ideological streams in politics। यहाँ से आप देखेंगे कि जो भी राइट विंग की पॉलिटिक्स हुई है वहाँ से आपको नज़र आएगा कि कैसे जो है एक फाउंडेशन तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, बेसिकली इसको सेंट्रल माना जाता है, सेंट्रलिस्ट। ठीक है, सेंट्रलिस्ट माना जाता है। वहीं पर आरएसएस जो है हमने इनको जो है राइट विंग में रखा है, और लेफ्ट विंग में कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मैं लेट मी ड्रॉ हियर एक ऐसा, अगर आप देखेंगे अर्थ सर्कल सा बनता है, तो ये अगर सेंटर है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है। ठीक है, तो आप जब इस तरफ जाएंगे राइट में, तो यहाँ पर राइट विंग की पार्टीज आ जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए जो एक्सट्रीम राइट में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरफ क्या है, लेफ्ट वाले आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सीपीआई इधर एग्जिस्ट करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट वगैरह। ठीक है, और इधर हमारी आरएसएस, बीजेपी एट्सेट्रा ये इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि ये आप देखेंगे कि इन्होंने फाउंडेशनल बेसिस तैयार किया था राइट विंग आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स के लिए। 1938 के बाद सावरकर जो है कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हैं हिंदू महासभा एज ए इट्स प्रेसिडेंट। अब जो है वो 37 से 42 तक जो है प्रेसिडेंट रहते हैं, किसके, हिंदू महासभा के। एचएम याद रखना है आपको, हिंदू महासभा। तो ये जो है बेसिकली क्या है, एनुअल सेशंस वगैरह स्पीच डिलीवर करते हैं, और जो है कई सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब काम करते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी ये जो स्पीचेज हैं ये जो है काफ़ी ज़्यादा बाद में बुक्स के फॉर्म में, जर्नल्स वगैरह के फॉर्म में जो है एकत्रित करके एज अ फाउंडेशन जो है हिंदू नेशनलिज्म के प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल की गई है। ठीक है, ये पब्लिश हुआ है हिंदू राष्ट्र दर्शन में, इसको पब्लिश भी किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये कैसे जो है एक हिंदू विचारक, आइडियोलॉग ऑफ हिंदुत्व के रूप में जो है निकलते हैं। अब जो है इसी ड्यूरेशन में इन्होंने क्या किया, भारत भ्रमण शुरू किया। ठीक है, भारत भ्रमण शुरू किया। अब चूंकि क्या है कि देखिए, आपको अगर एक ब्रॉडर मास चाहिए, ठीक है, आप मास को, ठीक है, लोगों के जन जन के बीच जाना चाहते हैं, तो आपको जो है लोगों के बीच पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनेट का युग नहीं था। ठीक है, इंटरनेट नहीं था, रेडियो वगैरह थी, काफ़ी उस लेवल की नहीं थी चीज़ें। तो ये जो है भ्रमण करते थे और वहाँ पर जो है हिंदू हितों की बात करते थे, हमारे अधिकारों की बात करते थे। ठीक है, स्पीच वगैरह देते थे और लोगों को जो है इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करते थे। दो जो है बेसिकली इन, ये जो इनका एक टाइम चल रहा था, दो तरह के जो है इनके एक्शंस जो है वो देखे गए थे। पहला तो ये था कि हमको भारत की आज़ादी के लिए काम करना है। ठीक है, कि हम भारत को कैसे स्वतंत्र करेंगे, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कैसे देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये था कि हम जो है कैसे हिंदू हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, कैसे हिंदू हितों को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। सो दिस हिंदू लाइन ऑफ आर्गूमेंट विटनेस्ड इटसेल्फ शेपिंग फ्रॉम माइल्डर वन। अच्छा, ये हमने कहा था। आप देखिए 1920 से जो है आप देखेंगे कि कैसे ये क्रांतिकारी के रूप में थे, और धीरे धीरे क्या है ये रेडिकल, और 1940 तक ये एक्सक्लूजनरी हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको इनकी विचारधारा में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलेगा। अब इन्होंने जो है जिन्ना जिन्ना कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग से आप इसको रिलेट करते हैं, और गांधी जी। ठीक है, तो ये जो है दोनों के जो है क्या थे, दोनों को जो है क्रिटिसाइज करते थे। इसलिए क्या क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि जो इनको लगता था कि गांधी जी हिंदू हितों की बात करते हैं ना, वो तथाकथित है। ठीक है, उनका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, वो जो है सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो इसीलिए जो है वो गांधी के भी अगेंस्ट थे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली हिंदू हितों की बात कर रहे हैं सावरकर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ही वॉज एक्सक्लूसिव फॉर हिंदू इंटरेस्ट। ठीक है, गांधी जी क्या है, गांधी जी बोलते थे हम सबको साथ लेके चलेंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, एट्सेट्रा कोई हो। वहीं पर अंबेडकर थे, वो क्या थे, वो
दलितों की बात करते थे, डिप्रेस्ड क्लास की बात करते थे। तो आप देखेंगे कि अंबेडकर और जो है सावरकर, ये दोनों जो है गांधीयन के इस जो है सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट था उसके खिलाफ थे, ठीक है, अगेंस्ट थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ही अपील टू द हिंदूज टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज इंटरेस्ट एंड द इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारा हिंदू समाज है, ये आप जो है इसको जो है इंटरेस्ट को बचाइए, हितों की रक्षा कीजिए, आज़ादी को जो है वो संरक्षित कीजिए, और इंडिविजिबिलिटी मतलब अभिन्न भारत, ठीक है, अभिन्न। अब सोचिए जब इन्होंने अभिन्न भारत की बात की तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के का जो डिमांड था उसके अगेंस्ट होंगे, ठीक है। तो वो पाकिस्तान की डिमांड के अगेंस्ट थे, ये नहीं चाहते थे कि जो है जो है भारत के जो है विभाजन हो और पाकिस्तान अलग हो। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो पैन इस्लामिक अलायंस था जो कि बात करता था पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ठीक है, इस्लामिक संगठन और इस्लामिक अलायंस जो थे वो पाकिस्तान के लिए बात करते थे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हम जो है हिंदू बुद्धिस्ट अलायंस बनाएंगे इनके अगेंस्ट, और जो है पाकिस्तान को भारत से अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगेंस्ट थे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये समझने योग्य चीज़ें हैं, बेसिकली ये ऐसा नहीं था कि जब ये हिंदूज़ की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ हिंदू मतलब सिर्फ इसमें नॉन हिंदूज भी थे, सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, इसमें नॉन हिंदू थे। वो हम लोग इनके हिंदुत्व की फिलॉसफी में देखेंगे। बेसिकली ये हिंदू से इनका मतलब था जो भी व्यक्ति एक भारत का टेरिटरी में जो व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, भारत की जो एक टेरिटरी है, मतलब सपोज कीजिए भारत का मैप है, ठीक है, अच्छा तो नहीं बन पा रहा है बट फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये जो सिंधु नदी यहाँ से गया है ये फिलहाल का अभी का पाकिस्तान है। तो ये जो भी व्यक्ति इस नदी के सिंधु नदी के पास है, जो भी इस टेरिटरी का सिटीजन है, ठीक है, वो हिंदू है, ठीक है। वो उन्होंने इन चीज़ों की बात की थी, इनके हितों के संरक्षण की बात कर रहे थे, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम इनके हिंदुत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें ये बोलते हैं कि जो है हमें जो है क्या करना चाहिए, हिंदू बुद्धिस्ट अलायंस बनाना चाहिए, ठीक है। 1940 तक जो है मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर हो जाते हैं जो कि हिंदू फैक्शन की बात करते हैं, हिंदू हितों की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और 10 मई 1942 को ये जो है अखंड हिंदुस्तान मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि अब साथ ही साथ ये चूँकि क्या हमने कहा कि अनडिवाइडेड, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे थे ये, अखंड भारत, ठीक है, अखंड भारत की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें जो है पाकिस्तान जो है अलग नहीं होगा, वो एज अ पार्ट ऑफ इंडिया ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर उसी साल जो है जुलाई में ये जो है प्रेसिडेंसी से, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंसी से रिटायर हो जाते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं बेसिकली, ठीक है। 10 मई 1942 को इन्होंने अखंड हिंदुस्तान मूवमेंट स्टार्ट किया और फिर जुलाई में रिज़ाइन दे देते हैं। फिर इनके लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 30 जनवरी 1948 को, जब गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। तो वहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि सावरकर जो है सावरकर से काफ़ी इंस्पायर थे, ठीक है, नाथूराम गोडसे, एंड ही वाज अ सावरकराइट, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है एक्चुअली इनके ऊपर केस भी चलता है, ये एक मेन एक्यूज़ होते हैं सावरकर, ठीक है। तो इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है 4 फरवरी 1948 को, लेकिन जो है बेसिकली आप देखेंगे कि केस बनता है इनके ऊपर, लेकिन जो है फिर इनको बाद में एक्विट कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। पर यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, हमने पहले ही आपको कहा था इंटेलेक्चुअल ब्रेन। तो ऐसा कहते हैं कि गोडसे जो है ये असैसिनेशन प्लान से पहले जो है सावरकर से मिले थे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा जो है फॉलो करते थे। यस, इनका कोई जो है परमानेंट सबूत अभी तक नहीं है, इसलिए ये भी जो है डिबेटेबल मुद्दा है। पर हमने पहले ही कहा था कि इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स, जब आप बुद्धिजीवियों की ब्रेन्स की बात करेंगे ना, तो यू कैन नॉट प्रूफ, ठीक है। अब चूंकि हमारा उस समय इतना ज़्यादा आज के जैसे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये कहीं ना कहीं एक डिबेट का मुद्दा है, ठीक है। वो आप देख लेंगे कि आप कौन सी तरफ जाना चाहते हैं। माई पॉइंट इज़ कि आई एम गिविंग यू ऑल दी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल ब्रेन जो है ना कहीं वो थे, और गोडसे जो है कहीं ना कहीं एक फुट सोल्जर की तरह काम कर रहे थे सावरकर के, ठीक है। तो ये जो है वो चलता है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें साबित हो नहीं पाती है, तो जो है इनको बाद में जो रिलीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद 1957 में सावरकर जो है 1857 का जो रिवेलियन था उसका जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो यहाँ जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर,
ठीक है। और उसके बाद जो है फिर लास्ट में 1960s के बाद इनकी जो हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं इन ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह से, ठीक है। और लास्ट में 1966 में 83 उम्र में 83 साल की एज में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है सावरकर का बेसिकली 3 फेजेस था जो हमने इनकी लाइफ का देखा है। और इसके बाद जो है इनकी हम नेक्स्ट जो है विचारधारा वगैरह क्या ही वो मेन विचारधारा हम लोग इनके अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये जो है बेसिकली हमने क्या है बुक्स राइटिंग और स्पीचेस वगैरह जो है इनके वहाँ से कुछ कवर किए हैं, और साथ ही इग्नू बुक्स से जो हमने काफ़ी मटेरियल लिया है वहाँ से। तो बिफोर लिविंग दिस सेशन वी विल रिवाइज इट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम किसको देख रहे थे, हमने आज देखा विनायक दामोदर सावरकर को, ठीक है। तो हमने देखा इनका जन्म जो है भागौर में हुआ है, कहाँ पे, नासिक में है, महाराष्ट्र के पास। उसके बाद इनका जो है देख रेख बचपन से ही, चूँकि इनकी माता जी का डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो इनके पिताजी जो है वो इनकी देख रेख करते हैं काफ़ी समय तक। फिर जो है हमने इनके फेजेस को देखा, लाइफ के फेजेस को देखा, 3 फेजेस में देखा। पहला फेज था यूथ एंड एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज देखा हमने इम्प्रिजनमेंट का, जेल टर्म तो था इनका अंडमान में। और लास्ट फेज देखा एज अ हिंदुत्व आइडियोलॉग, ठीक है। फर्स्ट फेज में हमने देखा कि कैसे इन्होंने मित्र मेला वगैरह जो इस्टेब्लिश किया, उनके बाद जो है कैसे फर्गूसन कॉलेज में इनकी जो है पढ़ाई चल रही थी, वहाँ तिलक से ये रूबरू होते हैं। तिलक जो है फिर इनको फेलोशिप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, और ये लंदन चले जाते हैं, वहाँ पर इंडियन हाउस में अकोमोडेट करते हैं, फ्री इंडियन सोसाइटी का गठन करते हैं, बुक्स लिखते हैं। और फिर जो है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस और नासिक मर्डर केस में इनका जो है ट्रायल होता है। और फिर इनका होता है सेकंड फेज स्टार्ट, जहाँ पर इनको की जेल टर्म हो जाती है। वहाँ पर भी ये काफ़ी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। काफ़ी बातें ऐसी थी जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि क्या क्या उनको समस्याएं वहाँ पर हुई। फिर एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक आ जाता है मर्सी पटिशन का, उस पर जो है डिस्कशन करते हैं हम लोग। फिर जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1924 में जो है इनको कंडीशनल बेल मिल जाती है, ठीक है। वहाँ पर वो रत्नागिरी में रहते हैं। वहाँ से जो है हमने देखा कि कैसे जो है इनका एक जो है ट्रांजिशन शुरू हुआ है रिवॉल्यूशनरी से आइडियोलॉग ऑफ हिंदुत्व की तरफ। तो यहाँ से जो है ये हिंदू हितों की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। तो लास्ट फेज जो है इनका वो आइडियोलॉग ऑफ हिंदुत्व का था। वहाँ से जो है ये राइट विंग बेसिकली देखेंगे कि उसमें चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक फाउंडेशनल बेसिस के रूप में काम करते हैं। हिंदू महासभा के जो ये काफ़ी मतलब प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आप देखेंगे कि सावरकर वीर सावरकर के ऊपर फर्स्ट लेक्चर था हमारा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर